हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। आज है 22 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इसको 3 सेगमेंट में बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की करंट अफेयर देखेंगे डिटेल के साथ, और इसके बाद बीच बीच में रिवीजन तो करते ही रहेंगे। एंड में आपका वन लाइनर रिवीजन भी करवाया जाएगा 20 क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्विकली रिवीजन करते हैं कल का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कल 21 जून था और कल ही मनाया गया। इस बार की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये है इस बार की थीम। इंडोनेशिया ओपन में पुरुष युगल यानी मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ये भारतीय जोड़ी है। इंडिगो ने अभी हाल ही में एयरबस के साथ 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा एकल खरीद समझौता है। सीएनजी वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं कमल किशोर चटीवाल। और अभी हाल ही में मंगोलिया में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हो रहा है खान क्वेस्ट। भारतीय सेना भी इसमें हिस्सा लेने गई है। सुमित सेठ ये पनामा में भारत के अगले राजदूत होंगे। और स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीत लिया है इजिप्ट ने। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। और वहीं अभी ओडिशा में जगन्नाथपुरी रथ यात्रा चल रही है और वहां पर ये रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा इन्हीं के उपलक्ष्य में। ओके, यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में एसएससीबी ने टोटल 13 मेडल जीत करके ये टॉप पोजीशन हासिल किए हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस 21 जून को मनाया जाता है? तो 21 जून को देखो, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो कल ही पढ़ लिए थे, ये तो मनाया ही जाता है। 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर आप लगा देंगे। ये बाकी के जो दोनों दिवस हैं इनको आज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिक ये भी मनाया जाता है। एक्चुअली में 21 जून आप जानते हो कि सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, क्योंकि अभी सूर्य इस टाइम पर ना सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होता है और जिसकी वजह से दिन जो है ना वो 12 घंटे की बजाय 14 घंटे का दिन हो जाता है। और इसी वजह से ये दिवस हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिन मनाया जाता है। हाइड्रोग्राफी क्या है? हाइड्रोग्राफी यानी कि जल से संबंधित जो विज्ञान होता है उसका अध्ययन जो किया जाता है उसे हाइड्रोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोग्राफी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 2005 से इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा। इस बार इसकी थीम रखी गई है हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। ओके, अच्छा, ओशियन की बात आई है तो ओशियन आपको पता होना चाहिए कितने हैं। टोटल कितने ओशियन हैं, चलो बताओ कमेंट करके। 5 ओशियन है और इनको आपको घटते क्रम में कैसे आपको जानना है कि कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, याद रखना। एक ट्रिक है बहुत ही शानदार। पैसा, देखो पैसा के पीछे सब लोग भागते रहते हो ना। पैसा पैसा जो है इससे आपको पता लग पाएगा कि कौन कौन सा महासागर कैसे कैसे है। देखो समझिएगा, जैसे पी फॉर हुआ पैसिफिक ओशियन, जिसे हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं। ए फॉर हुआ अटलांटिक ओशियन, यहां पर मैं लिखते चल रहा हूं, पी फॉर प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशियन। उसके बाद फिर ए फॉर अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। फिर आई है, आई फॉर इंडियन ओशियन, जिसे हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है साउथ ओशियन, इसे दक्षिणी महासागर कहा जाता है। और इसके बाद है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, और तो इस हिसाब से ये घटते हुए क्रम में है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। फिलहाल ये तो ज्योग्राफी की जानकारी हुई। यहाँ पर देखिए दिवस हैं, सभी दिवस हैं जून महीने का, क्विकली रिवीजन कर लो। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। और इसके अलावा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। 21 जून को अभी मैंने 3 दिवस आपको बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए?
तो देखो आरबीआई के एक और नए डिप्टी गवर्नर आए हैं, चेंज हो गए हैं, एक मतलब एक गए हैं तो दूसरे आए हैं। महेश कुमार जैन जी की जगह पर आ गए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। स्वामीनाथन जानकी रमन महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे, क्योंकि महेश कुमार जैन जो है ये 22 जून को यानी कि आज रिटायर हो रहे हैं। क्लियर है। एक्चुअली में आरबीआई के दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होता है। तो 4 डिप्टी गवर्नर जो हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। पहले आप यहाँ पर ये आर्टिकल देखो, एसबीआई के ये स्वामीनाथन जानकी रमन थे, इनको आरबीआई का अब डिप्टी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। क्लियर। इनको 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है, या फिर कोई अगला आदेश आ जाता है तब तक के लिए रहेंगे वहां पर। और इनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है स्टेट बैंक में। फिलहाल अब आरबीआई के जो वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, इनके आने के बाद तो उनको जान लेते हैं कौन कौन है। तो उनमें है माइकल पात्रा, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जानकी रमन। क्लियर। माइकल पात्रा का कार्यकाल एक बार खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से इनको कार्यकाल का विस्तार दिया गया है। तो फिलहाल ये हैं 4 डिप्टी गवर्नर। और गवर्नर तो आप जानते हो कौन है, 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो हैं ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। और इन्हीं को तो अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। अच्छा, आरबीआई की बात आई है, आरबीआई ने ही अभी हाल ही में अंतर्दृष्टि नाम से एक डैशबोर्ड लॉन्च किया था। ये भी याद रखिएगा। 100 डे 100 पे नाम से एक कैंपेन शुरू किया था, जो अघोषित संपत्तियां हैं उनको दिलाने के लिए। ठीक है, अनक्लेम्ड जो मनी है बैंकों में उनको दिलाने के लिए। आरबीआई के बारे में अगर स्टैटिक्स की बात करें हम लोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज किया गया। जब इसका नेशनलाइजेशन किया जा रहा था तो उस टाइम पर गवर्नर कौन थे? तो उस टाइम पे गवर्नर थे सी डी देशमुख थे इसके राष्ट्रीयकरण के दौरान गवर्नर। ठीक है। अच्छा, सी डी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर हुए। और पहले गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ थे। अच्छा, जब नोटबंदी हुई तब गवर्नर कौन थे? तब थे उर्जित आर पटेल। कौन? उर्जित आर पटेल थे नोटबंदी के दौरान गवर्नर। अच्छा, जब 2000 की नोट वापस ली गई तब गवर्नर कौन बने? तब गवर्नर कौन थे? तब शक्तिकांत दास थे। ठीक है ना। सितंबर में वापस ली जाएगी, सितंबर तक मतलब। अगला, हाल ही में पोटेरी ओरपो को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पोटेरी ओरपो ये फिनलैंड के बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर। फिनलैंड, देखो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर अभी तक सना मारिन थी, लेकिन अब इनकी जगह पर पोटेरी ओरपो को नियुक्त किया गया है। यहाँ की संसद के द्वारा नियुक्त किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, फिनिश पार्लियामेंट बैक्स कंजर्वेटिव पोटेरी ओरपो एज ए पीएम। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वहाँ के। फिनलैंड ये वही देश है। अभी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इससे बताऊंगा, ये जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मतलब हर एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखो, फिनलैंड एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पर कि नाटो का ये 31वां मेंबर बना है। नाटो का 31वां मेंबर बना है, 31वां सदस्य बना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रखना है। नाटो में अब 31 कंट्री हो गई हैं, 31वां कौन सा है? फिनलैंड। दूसरा, ये हमेशा खुशहाली रैंकिंग में टॉप पर रहता है। टॉप पर रहता है किसमें? फन रैंकिंग में, या कहें कि खुशहाली रैंकिंग में, हैप्पीनेस इंडेक्स में। चलो मुझे कमेंट करके बताओ भारत की रैंक इस बार हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है? फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, मुद्रा यूरो होती है। चलिए वर्ल्ड मैप में एक बार इसका रुख कर लेते हैं। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, तो हम लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पहले आ जाएंगे। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद आपको ऊपर आना होगा, सबसे ऊपर आना होगा। इधर आप देखोगे ना, ये रहा फिनलैंड, ये रहा फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये तीनों देश देखो यहाँ पर बगल बगल में ही है। अब फिनलैंड जो है ये रसिया से बॉर्डर इधर शेयर करता है, काफी लंबी सीमा शेयर करता है ये रसिया के साथ। ठीक है। और यही कारण है कि रसिया नहीं चाह रहा था कि ये लोग नाटो में मेंबर बने, क्योंकि नाटो की सेना यहाँ तक आ जाएगी। फिलहाल फिनलैंड नाटो का मेंबर तो बन गया है। स्वीडन भी बनना चाह रहा है, लेकिन अभी स्वीडन को अप्रूवल नहीं मिला है, क्योंकि इसके जो सभी मेंबर हैं वो स्वीडन के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, खास करके तुर्की। तो फिलहाल फिनलैंड जो है अब ये नाटो का मेंबर है और हेलसिंकी यहाँ की कैपिटल ये रही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी किया? तो दोस्तों पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी कर दिया है।
नेशनल एक्शन प्लान ये समय समय पर जारी किया जाता है, अपग्रेडेड इसका मॉडल लाया जाता है। नेशनल वर्किंग प्लान कोड 2023 जो है ये रिलीज कर दिया गया है फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वॉल्विंग न्यू अप्रोचेस। जंगलों का, वनों का साइंटिफिकली कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उनकी संख्या बढ़ाई जाए या फिर क्षेत्र पर बढ़ाया जाए, इसके ये लाया गया है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता सबसे पहली बार 2004 में लाया गया था और उसके बाद 2014 में भी इसे संशोधित किया गया था और अब देखो 2023 में लाया गया है। यानी कि आप देख रहे हो लगभग लगभग हर 10वें साल में लाया जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे मरुस्थलीकरण में रोकथाम मिलेगी। मरुस्थलीकरण में रोकथाम मिलेगी, वनों की कटाई पर रोक लगेगा या फिर वनों का जो आच्छादन एरिया है उसको बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सभी कारणों से किया गया था। इसी वजह से तो देखो 17 जून को जब विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मना रहे थे हम लोग, उसी दिन इसे लॉन्च किया गया है, ये राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे, वनों की कटान को रोकने के लिए, या कहें कि वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखिका ने 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में दोस्तों अरुंधति रॉय ने जीत लिया है 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। अरुंधति रॉय आप इनको अच्छे तरीके से जानते हो, ये राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं। बुकर पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो कि इनकी 1997 में आई थी पुस्तक, उसके लिए इन्होंने बुकर पुरस्कार जीता था। ठीक है, बुकर प्राइज इन्होंने जीता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुंधति राय से रिलेटेड। फिलहाल अभी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यूरोपियन एसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यूरोपियन एसे पुरस्कार, यूरोपियन निबंध पुरस्कार जो भी कहो। तो इनका अभी नवीनतम निबंध एक आया है, आजादी अभी आया था ना, आजादी प्राइज प्रेजुडियस करके था, पूरी पुस्तक का नाम था इसका। तो ये पुस्तक भी मैंने कवर कराया था और इस पुस्तक के लिए इन्होंने ये निबंध पुरस्कार भी जीत लिया है। फिलहाल इनको कहा जा रहा है कि आजीवन उपलब्धि के लिए मिला है 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार, लेकिन लेटेस्ट पुस्तक इनकी यही आई है, ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हुई है और जिसमें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, शुरुआती ही पुस्तक इनकी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप भेंट किया? तो INS कृपाण जो है ये मिसाइल कॉर्वेट है, इसको भारत ने वियतनाम को अभी हाल ही में गिफ्ट किया है, यानी उपहार स्वरूप दिया है। अब देखो ये है INS कृपाण। INS कृपाण यानी इंडियन नेवल शिप है कृपाण, ये अब वियतनाम को दे दिया गया है। राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने अभी हाल में एक मीटिंग की दिल्ली में और उसके बाद इनको दे दिया है। दिल्ली में वियतनाम के भी रक्षा मंत्री आए हुए थे। वियतनाम के रक्षा मंत्री हैं जनरल फान वान गियांग, तो उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने इनको INS कृपाण दिया है उपहार में। अब आप सोचोगे कि INS कृपाण भारत का ये जहाज है, इंडियन नेवल शिप है, कि ये क्यों दिया गया? तो देखो इसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। वियतनाम आज के टाइम पर ना ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वर्ल्ड मैप में आपको इसकी लोकेशन दिखाऊंगा, ये जिस जगह पर है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब अमेरिका भी इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहा है और करना शुरू भी कर दिया है। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहां से आपको इस साइड में आना है, इधर पूर्वोत्तर क्षेत्र में आना, पूर्वी क्षेत्र में आना है। ठीक है, तो इधर देखोगे आप थाईलैंड, बर्मा, ये सब कंबोडिया वगैरह पार करते हुए ये जो सी मिलेगी ना आपको, यहाँ पर देखो ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि चाइना के जस्ट नीचे ही है। तो इधर हनोई इसकी कैपिटल मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किनारे किनारे ये जो फैला हुआ है ये सब है वियतनाम। ठीक है ना, ये सब है वियतनाम और इसी वजह से ये एक इसका पूरा का पूरा जो एरिया पड़ जाता है, समुद्री क्षेत्र जो पड़ जाता है साउथ चाइना सी में, ये क्योंकि 200 किलोमीटर का बॉर्डर होता है उस देश को दिया जाता है नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये इसका पड़ जाता है। तो इससे अगर रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो बहुत हद तक चाइना जो है ये हद में रहेगा। यही वजह है कि ताइवान से पीछा धीरे धीरे अमेरिका छुड़ा करके वियतनाम की तरफ अपना रुख करना शुरू कर दिया है। क्या पता कल को ताइवान रहे या ना रहे। आगे बढ़ते हैं। WEF की वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी नई लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कर दी है। इसमें भारत है 127वें स्थान पर।
भारत को देखो इस बार 8 पोजीशन की राहत मिली है, या कहें कि ऊंचाई मिली, उछाल मिली है, और इस बार भारत है 127वें स्थान पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसे याद रखिएगा आप। इंडिया क्लाइम्स 8 प्लेस टू 127 इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स। WEF की रिपोर्ट ये कहती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आप बताएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है, जो कि जिनेवा में है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर कौन रहता है, तो हमेशा याद रखना टॉप पर इस पर होता है आइसलैंड। आइसलैंड, आइसलैंड भाई, जहां पर सबसे ज्यादा शांति रहेगी वहीं पर ग्लोबल जेंडर गैप भी रहेगा। यहां पर देखो सबसे ज्यादा शांति कहां पर है, आइसलैंड में है, यानी शांति सूचकांक में भी आइसलैंड टॉप पर रहता है। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप में भी ये हमेशा टॉप पर रहता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। लोकतंत्र सूचकांक में हमेशा टॉप पर नॉर्वे रहता है, और खुशहाली सूचकांक में हमेशा कौन सा रहता है टॉप पर, फिनलैंड रहता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर डिटेल में है एनालिसिस। भारत के जो कुछ पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, उनकी रैंक भी जान लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में 142वें स्थान पर है पाकिस्तान, बांग्लादेश 59वें स्थान पर है, चाइना 107वें स्थान पर, नेपाल 116वें स्थान पर, भूटान 103वें पर, श्रीलंका 115वें पर, ठीक है, और भारत है 127वें पर। इंपॉर्टेंट तो यही है। आगे बढ़ते हैं। समलैंगिक विवाह को वैध बताने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है, तो देखो पहला बाल्टिक देश बन गया है अभी हाल में एस्टोनिया। एस्टोनिया एक बाल्टिक कंट्री है। अब ये आप सोचोगे बाल्टिक कंट्री कहाँ से आ गई, ये अफ्रीकन कंट्री सुना है हमने, अमेरिकन सुना है, यूरोपियन सुना है, एशियन सुना है। बाल्टिक क्या है, बाल्टिक एक्चुअली में एक सागर है, बाल्टिक सागर। उसके पास के कंट्री को बाल्टिक सागर कहते हैं। जैसे खाड़ी देशों को आप कहते हो ना, खाड़ियों के पास के देशों को खाड़ी देश कहते हो, अरब के आसपास के, अरब सागर के आसपास के देश को अरब देश कहते हो, वैसे ही बाल्टिक सागर के पास के देश को बाल्टिक देश कहा जाता है। तो पहला बाल्टिक देश बन गया है एस्टोनिया, जो समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। अभी देखेंगे हम लोग वर्ल्ड मैप में इसको भी। यहाँ पर पहले आर्टिकल वगैरह तो देख लो। एस्टोनिया जो है, अगर आपको याद आ रहा हो, यहीं पर तो लॉक्ड सील्ड नाम का अभ्यास करता है नाटो। लॉक्ड सील्ड नाम का अभ्यास कहां पर करता है नाटो, यहीं पर तो करता है। लॉक्ड सील्ड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज होता है, ठीक है, नाटो का, एस्टोनिया में ही होता है, 2 बार से हो रहा है। तो इसने फिलहाल सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। चलिए अगेन वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको फिर से आना है यूरोपियन कंट्री कॉन्टिनेंट की तरफ, और यूरोपियन कंट्रीज में आपको इधर आ जाना है, रसिया के पास में ही इधर दिखेगा आपको एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है, बेलारूस वगैरह, यूक्रेन। ये सब अलग हुए थे कब, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था। फिलहाल यहीं पर आपको एस्टोनिया दिखेगा, और जो बाल्टिक कंट्री कर रहा हूं मैं ना, ये देखो यही कारण है, ये रहा बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के पास का ये जो देश हैं, जितने भी देश हैं, ये सभी बाल्टिक कंट्रीज कहे जाएंगे। तल्लीन जो है इसकी कैपिटल है, एस्टोनिया कैपिटल क्या है, तल्लीन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग ना प्लीज लाइक कर दिया करो। आप लोग के लिए कंटेंट बहुत ही मेहनत के साथ ढूंढ करके लाया जाता है, कोशिश की जाती है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों के पास से शेयर भी कर दिया करो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फोर्सफुली इसे कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन जब कहता नहीं हूँ तो आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, तो शेयर भी कर दिया करो भाई, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहता है। आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो, इसमें कोई आपको चार्ज नहीं देना है। अगला, हाल ही में इंटेल और किस देश के बीच 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पर बिलियन थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, बिलियन, बिलियन मतलब अरब, ठीक है, हिंदी में अगर बोले तो अरब डॉलर में। तो 32.8 अरब डॉलर का ये चिप प्लांट समझौता हुआ है, बहुत बड़ी डील है ये अभी किसके किसके बीच में हुआ है, इंटेल कंपनी तो आप जानते हो, इंटेल कंपनी जो अमेरिकी कंपनी है, चिप वगैरह बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप, उसके और जर्मनी के बीच में ये डील हुई है। ये जर्मनी में एक्चुअली में इंटेल अपना प्लांट स्थापित करने जा रहा है, ठीक है। तो ये 32.8 बिलियन डॉलर का ये चिप प्लांट होगा, और ये बहुत बड़ी डील है। इससे जर्मनी की इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा ये बूस्ट होने ही वाली है, ठीक है। इंटेल के सीईओ हैं दोस्तों पैट गेलसिंगर, इनका नाम आपको याद रखना है। इंटेल दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में से एक है। हालांकि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जो सबसे फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर चिप बनाया है वो बनाया था सैमसंग ने। लेकिन फिलहाल इंटेल जो कंपनी है ये बहुत पुरानी कंपनी है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इसी ने ही बनाया था, इंटेल ने ही डिजाइन किया हुआ था। इसके अलावा भी इंटेल के जो फाउंडर रहे हैं मूर
मूर, इन्होंने सेमीकंडक्टर से रिलेटेड एक नियम भी दिया है जिसे हम लोग मूर का नियम जानते हैं, मूर का नियम कहते हैं। ठीक है, मूर का नियम कहते हैं, याद रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हाल ही में 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार मिला है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी ये भी बहुत ही फेमस राइटर हैं, भारतीय मूल के हैं, मुंबई में ही ये पैदा हुए थे, लेकिन आज के टाइम पर ये न्यूयॉर्क में जाकर के रहते हैं। तो फिलहाल इनको जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है। इन पर अभी अटैक भी हुआ था पिछले साल, अगर आपने न्यूज वगैरह देखा होगा तो आपको याद होगा। ब्रिटिश अमेरिकन ये आथर हैं आज के टाइम पर, तो पहले तो हालांकि पैदा तो ये मुंबई में ही हुए थे। सलमान रुश्दी, इन्होंने ये प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज जीत लिया है। जर्मन पीस प्राइज या जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इसे कहते हैं। इन्हें ये मिला हुआ है 2023 के लिए। ठीक है, जर्मन पीस प्राइज। 1988 में इनका एक नॉवेल आया था द सैटेनिक वर्सेस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद पर ये लिखा हुआ था और इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। इन पर कई बार अटैक भी हो चुके हैं, और पिछली बार वाला जो था ये तो बहुत ही भयानक अटैक था, ये मरते मरते बचे थे। फिलहाल द सैटेनिक वर्सेस जो है इसके लिए इनको काफी ज्यादा पॉपुलरिटी भी मिली थी 1988 में। इनकी अभी रिसेंटली पुस्तक एक आई है विक्ट्री सिटी। ठीक है, ये भी मैं कवर कराया हुआ हूँ आपको, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल जानते होंगे। तो विक्ट्री सिटी जो है ये भी याद रखिएगा, द सैटेनिक वर्सेस इनकी फेमस प्रमुख पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारी कोई ई बुक वगैरह लेना चाहते हो तो आप MZT ऐप से जाकर के इसे ले सकते हो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जहां पर हम लोग करते हैं रिवीजन। तो हम लोग मार्च का रिवीजन कर रहे थे, 20-20 क्वेश्चन का पर डे रिवीजन करते हैं। आज 37वां दिन है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है तीसरे स्थान पर, सेल्फ मेड बिलियनर्स के मामले में। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में अंबेडकर जी को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप निर्माण का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है भारत के द्वारा। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया MT वासुदेवन को। और वहीं द वीकेंड ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व स्तर का सबसे लोकप्रिय कलाकार होने का खिताब अपने नाम किया है। द वीकेंड एक गायक हैं, ठीक है, कनाडा के। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में टॉप पर है IIT बॉम्बे। और कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। घोड़े यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया गया। इसके अलावा विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को मनाया जाता है। DNP सलाहकार रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी IPL थी 2008 में ही। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने तमिलनाडु में भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया है। और ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया के लेखक हैं अनुराग बेहर। एशियाई खो खो चैंपियनशिप के महिला और पुरुष दोनों का खिताब भारत ने जीत लिया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना और ब्रिटेन के बीच में अभी कोंकण नाम का एक्सरसाइज हुआ है, कोंकण तट पे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने डिजी क्लेम की शुरुआत की है। और वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर मंथन और का नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र 2023 का जल सम्मेलन का आयोजन न्यूयॉर्क में अमेरिका में किया गया। और US अर्जेंटीना के शोधकर्ता लुइस कैफेरली ने अभी हाल ही में मैथमेटिक्स के लिए एबल पुरस्कार जीता है। लुइस कैफेरली इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना। क्लियर है। अब हम लोग पहुंचेंगे अपने लास्ट डे के क्वेश्चन पर। गांधी शांति पुरस्कार गांधी जी की कौन सी भी जयंती पर शुरू किया गया था? 125वीं जयंती पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 161वें स्थान पर है। आज आपको क्या बताना है? विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश यानी स्थल रुद्ध देश कौन सा है? इसके अलावा सुएज नहर किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।